हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड राइट नाउ? दिव्या एंड अभी वेलकम। चलिए, सबसे पहले तो आप चैट बॉक्स में मेरे को ये बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। देन विल स्टार्ट द क्लास। एक बार चैट करके बता दें दिव्या। एक बार चैट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज। चलिए, कोई भी वॉइस में कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। सभी स्टूडेंट का स्वागत है, और भी स्टूडेंट हैं जो कि ज्वाइन होना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट इट। ठीक है। पहली क्लास है, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है मेरी इस क्लास में। पीछे बोर्ड पूरा अच्छे से दिख रहा है आपको? बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है दिव्या? ठीक है। आप अगर टीच में टैब पर जाएंगे तो वहां पे आपको नोटिस बोर्ड में पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें कि मैंने अभी छोटा सा सिलेबस डाला है जो कि हम ज्योग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी, उसका और भी मैं सिलेबस उसमें अपलोड करूंगा। ठीक है ना, तो आप उसको बाय द टाइम देख पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत में कर्क रेखा और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में आज आपको आज की क्लास में पूरा बताऊंगा। और कौन कौन से स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट अभी हो नहीं पाए हैं। दिव्या और अभी दो ही जुड़े हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट, हो सकता है और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो, क्योंकि ज्वाइन तो काफी लोगों ने किया है। चलिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। रोज हम 2 क्लास लेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब हफ्ते में 6 क्लास होंगी, जिसमें कि पहली क्लास जो है अपनी ज्योग्राफी की होगी। मंडे ट्यूसडे ज्योग्राफी होगी। देन उसके बाद में फिर इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री पर क्लास लेंगे हम। हिस्ट्री पर भी 2 दिन क्लास होंगी, और अगले 2 दिन जो होंगी, लास्ट 2 डेज, वो मध्य प्रदेश जीके पर लेंगे। तो इस तरीके से 6 दिन पूरा हम ऐसे कवर करेंगे। ठीक है। तो आप लोग पहले से कुछ ना कुछ पढ़ के आइएगा, जैसे कि मैंने टॉपिक उसमें पहले से ही मैं डाल दिया है नोटिस बोर्ड पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। देखा आपने दिव्या? नोटिस बोर्ड पे मैंने उसमें सिलेबस अपडेट किया हुआ है। अगर आपने देखा है तो बताएं मेरे को। नोटिस बोर्ड देख लिया? ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं, जब तक और भी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए, जिससे कि उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पहली क्लास है अपनी ये। तो पहली क्लास में कम से कम जो स्टूडेंट है वो समय पर आ जाए। दीक्षा नाम है आपका? ओके। एक्चुअली मेरे पास में यहाँ पे दिव्या, दिव्या के नाम से आप जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। चलिए, अच्छा आपने देखा है, ठीक है। चलिए दिव्या जी, ठीक है। कहीं पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में क्लियर कर सकती हैं। इवन टीचमेंट ऐप में पूरा फीचर है कि आप डायरेक्ट लाइव चैट भी कर सकती हैं और वॉइस चैट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए कि एक बार वॉइस चैट में हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वहां से आप वॉइस चैट से आप क्वेश्चन भी कर सकती हैं। तो आप वॉइस चैट भी कर सकती हैं, लेकिन आपको कमेंट में अलाउ करना पड़ेगा, हम कुछ बात क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो एक एक स्टूडेंट को हम अलाउ करेंगे कि आप अपना क्वेश्चन क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। जब क्लास में अपना पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, देन उसके बाद में हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक एक विद्यार्थी, एक एक स्टूडेंट का हम एक एक क्वेश्चन, वहां पर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है। पीछे बोर्ड पूरा दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है पूरा जो लिखा हुआ है? कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सब समझ में आ रहा है लिखा हुआ? इस पे जो लिखा हुआ है यही हम आज पूरा कवर करने वाले हैं। भारत और कर्क रेखा, ठीक है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विस्तार के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आज।
ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। और भी स्टूडेंट धीमे धीमे कनेक्ट होंगे अब आज की क्लास। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, भारत की कर्करेखाओं के बारे में शुरुआत करेंगे हम अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखाओं के विस्तार के बारे में। तो अक्षांश रेखा, जिसका कि मैं आपको यहाँ पर इस पृथ्वी की ये गोलाकार जो मैंने एक चित्र बनाया है इसके ऊपर हम जब समझेंगे, और देशांतर रेखाएं का चित्र ये है यहाँ पर। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं और देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, पर विस्तार कैसा है पृथ्वी पर, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, अक्षांश अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी की, अगर अपन यहाँ पर एक गोले के रूप में कुछ खींचा जाए, ठीक है, एक मिनट, अगर एक गोला बनाया है यहाँ पर, तो पृथ्वी की कोणीय दूरी, पृथ्वी की कोणीय दूरी से, ठीक है, उत्तर उत्तर और दक्षिण, इसको हम उत्तर मान लेते हैं, उत्तर, और ये है दक्षिण। ठीक है ना, पृथ्वी का ये दक्षिणी सिरा और ये उत्तरी सिरा। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कोणीय दूरी से खींची गई, केंद्र बिंदु से खींची गई दूरी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तर या दक्षिण में, उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करती हैं, क्या कहते हैं उसको? अक्षांश रेखाएं, चाहे वो उत्तर की ओर हो या फिर दक्षिण की ओर। ठीक है ना, तो अक्षांश रेखा, जैसे मैंने इस मानचित्र में यहाँ पे आपको समझाया है, ये जो अक्षांश रेखाओं का पूरा पैरेलल चित्र। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर क्या काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखाएं, जो कि वैज्ञानिकों ने अपने तर्क के अनुसार इसको बनाया हुआ है। तो इनको क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाएं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? आवाज मेरी आ रही है ना? यहां तक कोई डाउट है? अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? वो काल्पनिक रेखाएं जो कि पृथ्वी की कोणीय दूरी से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चाहे वो उत्तर की ओर हो या दक्षिण की ओर, इसलिए इसको पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिमी सिरा हो गया और ये पूर्वी सिरा हो गया। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अक्षांश रेखा की जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ये बना के रखा है, ये केंद्र बिंदु कहलाता है। तो इस केंद्र बिंदु को पृथ्वी की उत्तर और दक्षिण की बीच की जो रेखा कहलाती है, ये जो रेखा कहलाती है, हिंदी में इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है ना, भूमध्य रेखा जो कि अक्षांश रेखा कहलाती है, या फिर इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहा जाता है और इसको 0 डिग्री बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश की बीच की जो रेखा कहलाती है, ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर? कोई डाउट हो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहली क्लास है, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच की जो रेखा कहलाती है, ठीक है ना, वो भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है ना, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये जो कहलाती है अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है और ये 0 डिग्री कहलाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर खींची गई रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ये जो सिरा है, ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इसको हम समझे यहां पर, ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर, पृथ्वी के उत्तर की ओर की रेखा जो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी की दक्षिण की ओर खींची गई रेखा जो है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है।
यहाँ तक क्लियर है, ध्यान रहे, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाओं को, एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, ये वाली बीच की रेखा है, जो मैंने आपको इक्वेटर बताई है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, इसका डेफिनेशन ऑफ इक्वेटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट? आगे बढ़े, कमेंट में आप बता दीजिए आगे बढ़े क्या। कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है? क्लियर हो गया? यस क्लियर हो तो यस बोला करो, ठीक है। डाउट है तो यस और नहीं है तो नो डाउट, ठीक है। क्लियर है, चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, ठीक है। इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर इक्वेटर बोलते हैं बीच की रेखा को। बीच की रेखा की दक्षिण दक्षिण की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी गोलार्ध या फिर साउथ साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साउथ पोल। और उत्तर का जो भूमध्य रेखा का उत्तर का हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध हिंदी में बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ऊपर का हिस्सा टॉप का, और ये साउथ पोल कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा से उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और याद रखना, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर की जो रेखाएं कहलाती हैं, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर की जो रेखाएं कहलाती हैं, उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दक्षिण की ओर की जो रेखाएं कहलाती हैं, ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये जो दिख रही है आपको, ये पॉइंट, ये लाइन जो दिख रही है, ये सब दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और उत्तर की ओर जो खींची गई है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर की जो रेखाएं कहलाती हैं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती है, यानी कि ऊपर की ओर ये जो रेखाएं हैं, ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। पूर्वी, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। अक्षांश रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ठीक है ना। मूवमेंट क्या रहता है इसका? पूर्व से घूमती हुई पश्चिम की ओर जाती है, तो वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है, चाहे वो उत्तरी अक्षांश रेखा हो या फिर दक्षिणी अक्षांश रेखा हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, इसका पीडीएफ नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, जैसी क्लास खत्म होगी इसका पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, दैट यू कैन डाउनलोड, ठीक है ना। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। आप चाहें तो अपनी खुद की लैंग्वेज में एक कॉपी पर शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू में तैयार भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी जो क्लास है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, तो लेटर ऑन आप इसकी क्लास भी बाद में देख सकते हैं, ठीक है ना। जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसकी क्लास को देखकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? एक बार और रिवीजन करना है क्या, या आगे बढ़े? देखिए, आप कमेंट में जब तक बताएंगे तभी मैं इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। आगे बार बताते हैं कि हम आगे बढ़े, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम फिर से अपन एक बार और इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया दिव्या? एक बार और रिवीजन करना है, चलिए एक बार और कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं, मैंने अभी बताया था ना आपको, अक्षांश रेखाओं के बारे में क्या बताया था? पृथ्वी की पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है ना, खींची गई कोणीय दूरी, खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर
पृथ्वी के केंद्र बिंदु से खींची गई जो कोणीय दूरी है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के बीच की जो रेखा कहलाती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है वो? भूमध्य रेखा कहलाती है, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन क्या होती है? 0 डिग्री कहलाती है। लिखा हुआ है ना 0 डिग्री, इसको एक बार और बोल्ड कर देते हैं। क्या कहलाती है ये? 0 डिग्री की रेखा कहलाती है। ठीक है, 0 डिग्री की रेखा कहलाती है, जो कि भूमध्य रेखा कहती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर की जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। उत्तरी अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं पूरी, लेकिन अब पैरेलल होती है पूरी सीधी। तो ये उत्तर की ओर की रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिण की ओर की रेखा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से दक्षिण दक्षिण की जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, और उत्तर भूमध्य रेखा से उत्तर का उत्तरी अक्षांश की रेखाओं का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? इतना ही मैंने बताया था आपको। क्लियर? आगे बढ़े? क्लियर हो गया? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है एक रेखा, ये मान लो ये अक्षांश रेखा है और दूसरी अक्षांश रेखा ये है। इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। ठीक है ना, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी कहलाती है वो एकदम समान होती है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश की बीच की दूरी क्या कहलाती है? 111 किलोमीटर। यानी कि इन दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर कहलाती है। मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर और अक्षांश रेखाएं बिल्कुल समान दूरी पर ही खींची गई हैं, काल्पनिक। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर? काल्पनिक रेखाएं कहते हैं इनको, जिसको कि पृथ्वी पर बनाया गया है अपने खुद की दूरी को नापने के लिए। ठीक है ना, इसको वैज्ञानिकों ने, ठीक है ना, पूरे आधार दे करके साइंटिफिक रीजन से काल्पनिक रेखाओं को यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है ना, ये काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में कहलाती है। ठीक है ना, इनकी दूरी चाहे पूर्व में हो या फिर पश्चिम में हो, पूर्व या पश्चिम में हो, दोनों जगह पे कहीं से भी अपन नाप लेंगे इसको, चाहे अपन यहाँ पर नाप लें या फिर यहाँ पर नाप लें या फिर बीच में कहीं पर भी नाप लें, इन सबकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर कहलाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े? अच्छा, अब एक पॉइंट और, ठीक है ना, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कुल कितनी होती हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये पूरी की पूरी जो रेखाएं होती हैं, उत्तर की ओर की जो रेखा है वो होती है 89। कितनी होती है? 89। ठीक है ना, 89 रेखाएं उत्तर की ओर होती हैं और दक्षिण की ओर की जो रेखाएं होती हैं वो भी 89 होती है। कितनी होती है? 89, 89। उत्तरी अक्षांश रेखा है 89, दक्षिणी अक्षांश रेखा है 89, और जो बीच की रेखा होती है वो 0 डिग्री होती है। तो ये टोटल रेखा कितनी हो गई? अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर 89 प्लस 89 प्लस 1, ये टोटल कितने होंगे? यहाँ पर टोटल कितना हुआ यहाँ पर? इसको अपन जोड़ा जाए तो ये होंगे 179। तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? ये उत्तरी अक्षांश रेखा है और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को अगर जोड़ा जाए तो टोटल पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, जो कि काल्पनिक रेखा है। क्या है ये? काल्पनिक रेखा है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? दिव्या, अभिलाषा, एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? और कौन विद्यार्थी जुड़ गया? गौरव, गौरव लेट हो गए आप? चलिए रिकॉर्डिंग क्लास आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? दिव्या और अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसका, ठीक है ना? बाद में अपन एक बार रिवीजन कर लेंगे रिकॉर्डिंग के बाद में। कल हम चाहेंगे तो कल हम एक बार और हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? वर्बली बताएंगे क्योंकि बोर्ड पर फिर अपन दूसरी चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप रिकॉर्डिंग देखिए, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हैं। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स के बाद में रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी, तो जितनी बार चाहे उतनी बार आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? बढ़े आगे, इससे आगे, ठीक है? तो ये टोटल रेखा कितनी होती है पृथ्वी पर? उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को मिलाकर, और बीच की जो रेखा है जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर। तो इक्वेटर उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखाओं को मिलाकर टोटल पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं 179, यानी कि 179, हिंदी में बोलते हैं इसको 179 लाइंस होती हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो जो भी बोलते हैं इंग्लिश में आप तो समझ लीजिएगा। उत्तरी अक्षांश रेखा है और दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के ऊपर। उत्तरी अक्षांश रेखा होगी पूरी क्लियर? क्यों सभी को? हाँ, लैटिट्यूड बोलते हैं उसको, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के ऊपर। अक्षांश रेखाएं पूरी कंप्लीट कर ली अपन ने, अब देशांतर रेखाओं के ऊपर मैं आ रहा हूं, ठीक है ना? देशांतर रेखाएं उनको कहते हैं जो कि क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो रेखा होती है, ठीक है ना? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो रेखा एक दूसरे को मिलाती है क्या कहलाती है? ठीक है ना? ये भी काल्पनिक रेखा कहलाती है। जितनी भी रेखाएं, चाहे वो दक्षिण, चाहे वो देशांतर रेखा हो या फिर अक्षांश रेखा हो, ये सब काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की सिर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वो काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना? अच्छा, इन देशांतर रेखाओं को, ठीक है ना, दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? ये दो भागों में बांट रही है। काली रेखा आपको दिख रही है यहाँ पर, ये जो रेखा दिख रही है ये काली रेखा मैंने यहाँ पर ये बनाई हुई बीच में, ये जो रेखा कहलाती है, हाँ, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, बिल्कुल सही हो रहा, ठीक है ना? तो ये जो काली रेखा है, ये काली रेखा जो कहलाती है, ये इसको यमुनोत्तर रेखा या फिर मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मेरिडियन लाइन बोलते हैं या फिर यमुनोत्तर रेखा, बीच की रेखा, जो कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में बांटती है। एक पूर्वी देशांतर रेखा है, दूसरी तरफ में मेरिडियन लाइन की दूसरी तरफ की रेखा जो कहलाती है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है ये? पश्चिमी देशांतर रेखाएं, मेरिडियन लाइन की पश्चिम की तरफ और मेरिडियन लाइन की पूर्वी तरफ की रेखाएं पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? बीच की रेखा क्या कहलाती है? ये प्रधान यमुनोत्तर रेखा जो कि 0 डिग्री होती है। क्या होती है ये? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री रेखा कहलाती है। जैसे कि अक्षांश रेखा में भूमध्य रेखा जो कहलाती है वो भी 0 डिग्री होती है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, और देशांतर रेखाओं में इसको हिंदी में प्रधान यमुनोत्तर रेखा या फिर मेरिडियन लाइन रेखा कहते हैं। या फिर एक और शब्द है ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं उसको? ग्रीनविच लाइन, जो कि लंदन में ग्रीनविच एक नगर है, उसके बीच से खींची गई जो रेखा है वो ग्रीनविच रेखा कहलाती है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई, ठीक है ना? और ये काल्पनिक रेखा है। यहां तक क्लियर हो गया? गौरव, अभिलाषा, दिव्या, बताएं कोई डाउट है यहां तक? क्लियर? आगे बढ़े। दिव्या, सभी लोग अपने कमेंट जरूर बताएं, ठीक है? तो बीच की रेखा देशांतर, पूर्वी देशांतर
और पश्चिमी देशांतर की सबसे बीच की रेखा क्या कहलाती है? प्रधान यमरूक्ता रेखा कहलाती है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना, मैं इतनी बार बता रहा हूँ। पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच की रेखा प्रधान यमरूक्ता रेखा, या फिर इंग्लिश में मेरिडियन लाइन, या फिर ग्रीनविच रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, और ग्रीनविच रेखा की पूर्व की तरफ की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं, और पश्चिम की रेखाएं जो है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं पूर्वी और पश्चिमी होती हैं, और अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी होती हैं। ये क्लियर है? इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। अक्षांश रेखा हमेशा, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। कहाँ? अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। यानी कि इनका मूवमेंट इस तरीके से होता है और इनका मूवमेंट इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि दोनों ध्रुव को, दोनों जो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो दोनों आपस में मिलाती हैं, वो रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिसको कि लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? गौरव, गरिमा, अभिलाषा, पॉइंट सारे क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये पॉइंट जो भी याद रखिएगा, देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के बीच की रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी देशांतर रेखाएं और पूर्वी देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को यहाँ मिलाती रेखा, तो इसकी जो बीच की रेखा जो कौन सी कहलाती है? इसके बीच में जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के बीच की रेखा कौन सी कहलाती है? ये भूमध्य रेखा कहलाती है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, ठीक है ना, वो देशांतर रेखाओं की जो बीच की, मतलब इन देशांतर रेखाओं की जो दूरियां हैं वो हर जगह एक समान नहीं होती है, क्योंकि ध्रुव पे आके ये एक जगह आकर ये मिल जाती है, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या फिर उत्तरी ध्रुव हो, दोनों जगह पे आके एक साथ मिल जाती है। तो ये जैसी मिलती है वैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करीब है, बिल्कुल पास है, लेकिन यहाँ पर आकर ये दूरी है। बोर्ड में लिखा है आपको, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको क्लियरली विजन हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की जो रेखा है, ये यहाँ पर दूरी ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखा की दूरी कितनी कहलाती है? 111.33 मीटर। ये रेखा ये, ठीक है ना, ये कितनी कहलाती है? यहाँ पर ये 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, इक्वेटर पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है वो 111.33 किलोमीटर होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको पीडीएफ में तो ये मिल ही जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ये मैंने बताया आपको देशांतर रेखा। इक्वेटर पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी कहलाती है? 111.33 किलोमीटर। बाकी इसकी दूरी, ठीक है ना, जैसे अपन उत्तर की तरफ में जाएंगे या फिर दक्षिण की तरफ में जाएंगे दोनों पोल पर, तो इसकी दूरी कम होती चली जाती है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? देखिए, आप लोग इस पर बताएंगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, पल्लवी भी आ गई, चलिए वेलकम पल्लवी। चलिए, आप सभी को ये रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना? ठीक है पल्लवी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी, आप वहां से पूरा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएंगी, और बाद में अगर कोई डाउट आपको एक बार और बता दूं। चलिए, दिव्या बोल रही है, एक बार और बता दूंगा। देशांतर रेखाओं के बारे में बताऊं? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा पूर्व और पश्चिम, उसके बीच की जो रेखा होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के बिल्कुल बीच से जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच रेखा, या फिर क्या बोलते हैं उसको?
प्रधान यमनोत्तर रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रधान यमनोत्तर रेखा कहलाती है, या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। मेरिडियन लाइन की पूर्व की रेखा पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को एक दूसरे से मिलाती हैं। ठीक है ना, तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, और पश्चिम की ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की दूरी उत्तरी गोलार्ध की तरफ में कम होती चली जाती है, इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ में कम होती जाती है, और इसके इक्वेटर पे आकर इसकी दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर जब देशांतर रेखा आती है तो उनकी दूरी बढ़ जाती है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम होती जाएगी। देखिए आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर दूरी सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे अपन थोड़ा सा पास आते चले जाते हैं तो उसकी दूरी यहाँ पर चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, इनकी दूरी कम हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको क्या बताया था, अक्षांश रेखा के बारे में, ये अक्षांश रेखा के बारे में बताया था। अक्षांश रेखाएं कितनी है टोटल, 89। 89 रेखा कितना है, उत्तर उत्तरी गोलार्ध में है, और 89 रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, और एक इक्वेटर यानी कि टोटल 179 यहाँ पर अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं बता रहा हूं आपको देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, देखिए देशांतर रेखाएं पृथ्वी, अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक चक्कर काटने में कितना समय लगाती है बताएं, एक चक्कर अपनी ही दूरी पर काटने में कितने समय लगाती है, 24 घंटा लगाती है, 24 आवर्स कितने लगाती है टोटल, टोटल कितना लगाती है, क्या कितना लगाती है कमेंट में बताएं। 24 घंटा अपनी दूरी पर टोटल घूमने में कितना, 24 घंटा लगाती है। ठीक है, और टोटल देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है इसकी, 24 घंटे लगाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है ना, टोटल जो देशांतर रेखा है अपनी पृथ्वी पर वो है टोटल कितनी, 360, कितनी, 360 देशांतर रेखा है। कितनी है ये, 360 देशांतर रेखाएं हैं अपनी पृथ्वी पर। टोटल काल्पनिक देशांतर रेखाएं हैं 360। ठीक है, 360 यानी कि पूरा का पूरा एक कोण बनाने में 360 डिग्री ये पूरी घूमती है। पृथ्वी टोटल कितनी घूमती है, 360 डिग्री का इसका रोटेशन होता है, और टोटल देशांतर रेखाएं 360 है। ठीक है ना, अब अपन देशांतर रेखाओं, एक देशांतर और दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए, अगर इसको अपन यहाँ से जोड़, इसका इसका यहाँ से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना निकलेगा इसका मल्टीप्लाई, 1440, इसको गुणा कर लीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। 24 घंटे में, ठीक है ना, 24 घंटे को अगर अपन 360 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर 1440 होता है। 1440 को अपन अगर 360 से यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि 360 देशांतर रेखा है। ठीक है ना, 360 डिग्री ये घूमती है 24 घंटे में, घूमती है 360 डिग्री, 360 डिग्री को गुणा करते हैं, और टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है यहाँ पर, 360 है 360 रेखाएं। यहाँ तक क्लियर है। तो 360 से अपन लोग यहाँ से भाग लेते हैं तो टोटल कितना निकलता है यहाँ पर 15, इससे इसको काटा जाए, और 9 से इसको काटा जाए, 9 9 जो 36 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 9 एकम 9 है ना, और कितना बचा यहाँ 5, 9 छक्का 14।
4 हो गई यहाँ पर, यहाँ से 4 से इसको घटाया तो 4 चौको 16, यानी कि ये टोटल कितना बचा यहाँ पर 4, कितना बचा यहाँ पर 4 बचा ना। तो एक देशांतर और दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय है वो कितना कहलाता है 4 मिनट, कितना कहलाता है यहाँ पर 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच की जो समय की दूरी है वो कितनी कहलाई 4 मिनट कहलाई। क्लियर हो गया यहाँ पर, इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिव्या, पल्लवी, अभिलाषा और गौरव, टोटल 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, और टोटल जो देशांतर रेखा है वो कितनी है 360। तो अपन इसको यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन करके 1440 बचा, उसको 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका समय निकल आता है। एक देशांतर दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, बीच का जो समय है वो है सिर्फ 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में ये पूरी देशांतर रेखाएं जो कि सूर्य की किरण है, यानी कि इसका मूवमेंट जो है वो रोटेशन में जो होता है वो 4 मिनट का होता है। 4 मिनट में एक देशांतर रेखाओं का रोटेशन होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो इससे क्या ना अपन सूर्योदय और सूर्य अस्त इन दोनों का अपन समय यहाँ से निकालते हैं, जिससे कि अपना क्लियर होता है कि समय को कैसे यहाँ पर नापा जाए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अभिलाषा, गरिमा, देखिए कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कि मेरी क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरी ये पहली क्लास है और पहली क्लास में अगर आपको डाउट बनता है तो मेरे पे प्रश्न उठता है। यहां तक क्लियर हो गया? गौरव, अभिलाषा, पल्लवी एंड दिव्या, मेरे को क्लियर करते हैं यहां तक। अगर कोई भी डाउट हो तो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो बता दें आप मेरे को वॉइस करके भी बोल सकते हैं, मेरे को क्लियर हो जाएगा। अपने वॉइसिंग से बता सकते हैं। कौन? पल्लवी सर, थोड़ा सा फिर से समझा दें, क्या समझ में नहीं आया? थोड़ा वॉइस में बता दें मेरे को। माइक ऑन है, आप बोल सकती है माइक में बोल के बताएं। पल्लवी, मैं सुन रहा हूं। आप अपने मोबाइल पर एक बार बता दें आपको क्या क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर वॉइस चैट भी हो सकती है, आप वॉइस से क्लियर कर सकती हैं। बताएं कौन सा डाउट, कौन सा सेगमेंट है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ, या फिर पूरा एक बार फिर से बता दूं? आप इसकी पूरी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे। पल्लवी जी, इसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, कल यहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप लेट आई हैं इस कारण से आपको क्लियर नहीं है। आपका समय आपको था मालूम ना, 10 बजे से टाइम था यहाँ पर, है 10 बजे था। आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नहीं तो टाइम यहाँ पे ज्यादा जाएगा, फिर अपन आगे टॉपिक को नहीं बढ़ा पाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने ये पूरा का पूरा आपको समझा दिया, अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा। ठीक है? अब अपन चलते हैं किस पे है? अब अपन देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो अक्षांशीय और देशांतरी कितना है। ठीक है ना? अभी मैंने अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बता दिया। अब भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखाएं कितनी है, ये आपको समझने में अब आसानी होगी। ठीक है? ये है अपना प्यारा भारत। ठीक है? ये अपना भारत का नक्शा यहाँ पर दिख रहा है। तो भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है ना? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है तो इसको हम दक्षिण से देखा है। ये दक्षिणी हिस्सा हो गया भारत का, और ये उत्तरी हिस्सा हो गया। तो इसका उत्तरी हिस्सा ये यहाँ से चालू होता है, ये उत्तरी हिस्सा है, यहाँ खत्म होता है,
और दक्षिणी हिस्सा ये यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये जो हिस्सा कहला रहा है क्या कहला रहा है, ये अंडमान निकोबार हो गया। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से नापी जाती है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं नापी जाती। कई लोग यहाँ से सोचते हैं लेकिन यहाँ से नहीं, क्योंकि भारत का अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार तक की जो दूरी है यहाँ तक अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा यहाँ तक, उत्तरी अक्षांश रेखा ऊपर, जम्मू कश्मीर का ऊपर का पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल पॉइंट, इंदिरा कॉल पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेट निकोबार में क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंदिरा कॉल पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ तक पूरी की पूरी उत्तरी अक्षांश रेखा है और दक्षिणी अक्षांश रेखा यहाँ तक नापी है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा कितनी है यहाँ पर, ये है 6 डिग्री 45, ठीक है ना, मिनट, कितनी है ये 6 डिग्री 45 मिनट से यहाँ से नापी जाती है। ये हो गई दक्षिणी अक्षांश रेखा, यहाँ से लेके ऊपर कहाँ तक है, यहाँ पर ये है 37 डिग्री, ठीक है, कितनी 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। ये हो गए अपनी भारत की उत्तरी अक्षांश से लेके दक्षिणी अक्षांश तक की दूरी, ठीक है ना, कितनी 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये बिल्कुल किसी भी कोने में आप नोट कर लीजिएगा इसको, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बीच में ये भारत है अपना, क्लियर हो गया, ये भारत है। अगर भारत की एक्चुअल भूमि यहाँ पर है, क्योंकि ये तो समुद्र के अंदर में द्वीप है, ये आइलैंड है अपने, अगर भूमि रेखा को नापा जाए तो भूमि रेखा कहाँ से, यहाँ से आती है। तो भूमि रेखा को अगर देखा जाए तो भूमि रेखा जो आती है वो आती है, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट, कितनी आती है ये 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होती है, ठीक है। चारों को क्लियर हो गया है ऑल स्टूडेंट्स, दिव्या, गौरव, अभिलाषा, पल्लवी, आप सभी को क्लियर है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 भूमि, भारत की भूमि क्षेत्र 37 डिग्री 6 मिनट से लेके यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भारत की उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच की इस दूरी हो गई। अब अपन देखते हैं पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो देशांतर में फैली हुई है, इसको पूर्वी देशांतर ही बोला जाता है, क्योंकि भारत क्या है, भारत अपना क्या कहलाता है, पूर्वी देश कहलाता है, पूर्वी राज्य है अपना भारत पूरा, ठीक है ना, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर में ही काउंट किया जाता है। किसमें किया जाता है, सभी लोग बताएं कमेंट में, पूर्वी देशांतर, भारत अपने पूर्वी देशांतर में ही फैला हुआ है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। तो पूर्वी देशांतर कितना हो गया यहाँ पर, इसको हमारा अपन नापा है, पूर्वी देशांतर कैसा होगा यहाँ पर, यहां से देशांतर रेखा जो होती है वो भी पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ जाती है, ठीक है ना, कहां से, पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ जाती है। तो यहाँ से ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, तो ये गुजरात का जो पॉइंट है ये यहाँ से माना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे आखिरी पॉइंट माना जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर यहाँ से दिया जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है ना, 97 कितनी 97 डिग्री, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यहाँ पर ये भारत का विस्तार है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर में ये विस्तार है। अगर भारत का पूरा पूर्वी देशांतर देखा जाए तो 30 देशांतर रेखाओं के बीच में पूरा भारत फैला हुआ है, कितना, लगभग 30 देशांतर रेखाओं के बीच में, कितना, कमेंट में बताया आप लोग, 30 देशांतर रेखाओं के बीच में भारत का विस्तार है, ठीक है। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360, ठीक है, 360 देशांतर रेखाओं में पूरी पृथ्वी समाई हुई है, और उसमें 30 देशांतर रेखाओं के बीच में अपना पूरा भारत समाया हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये जो मैंने बताया आपको ये क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर अपन
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यहाँ पर लेंगे तो इसकी जो दूरी है ये 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है ना। अगर भूमि भूमि क्षेत्र ली जाएगी तो यहाँ से 8 और 4 होती है यहाँ पर, ठीक है ना, 8 डिग्री 4 मिनट होती है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये भूमि है, भूमि विस्तार है ये, और ये द्वीपीय विस्तार है। द्वीपों तक का विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से है, लेकिन भूमि विस्तार यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से काउंट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल दक्षिण में स्थित पॉइंट है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है ना वहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। इससे हम आगे बढ़े, क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय विस्तार। जो उष्ण कटिबंधीय विस्तार है वो कितना है। उष्ण कटिबंधीय विस्तार कहां से दिखाया जाता है, कर्क रेखा से। कहां से दिखाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा से दिखाया जाता है। कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से गुजरती है, ठीक है ना, भारत के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। अब हम जा रहे हैं भारत की कर्क रेखा के विस्तार के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें छोटा सा पॉइंट, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है ना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार कहां से होता है भारत में, तो वो होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी होती है, कर्क रेखा कितनी है, 23.5, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है, जिसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहलाती है वो, उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ तक का जो विस्तार होता है, ये उष्ण कटिबंधीय विस्तार कहलाता है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, कर्क रेखा से, ठीक है ना, कर्क रेखा से और जो इक्वेटर रेखा है उसके बीच का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। रेखा से नीचे तक का हिस्सा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, जिसको क्या क्या बोलते हैं, उष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है ये, उष्ण कहलाता है या फिर उपोष्ण कहलाता है। क्या कहलाता है ये, उष्ण या फिर उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। कहां से, कर्क रेखा से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो क्षेत्र है, क्या कहलाता है, भारत का विस्तार उष्ण है या फिर उपोष्ण, दोनों कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट, बताएं कोई डाउट हो यहाँ पर। कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र जो है, ठीक है ना, वो उष्ण कटिबंधीय या फिर उपोष्ण दोनों तक विस्तार कहलाता है, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन कर्क रेखा की ओर, ठीक है ना। भारत में कर्क रेखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत में कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से फैली हुई है, ठीक है ना। कर्क रेखा जिसके बारे में बता चुका हूं आपको, 23 है, हाफ कहलाती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि भारत को बीच से काटने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है। और भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से नीचे वाली जो रेखा कहलाती है वो भी 23.5 कहलाती है, जिसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। भूमध्य रेखा से नीचे की जो रेखा है 23.5, और जी भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जब जाते हैं तो वहां पे ये 23.5 कहलाती है, वो कहलाती है मकर रेखा, ठीक है। क्या कहलाती है वो, मकर रेखा, वो भी 23.5 होती है, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ में जब जाते हैं तो वो जो रेखा होती है वो 23.5 वो मकर रेखा कहलाती है, और भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ में जब जाते हैं और वो जो 23.5 कहलाती है वो उत्तरी अक्षांश रेखा, वो कर्क रेखा कहलाती है, ठीक है।
ये क्लियर हो गया। तो ये दोनों में अंतर आप समझिएगा, भूमध्य रेखा से नीचे वाली मकर रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर वाली रेखा वो कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, जो ये कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर काटती है और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर काटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में यहाँ पर ये त्रिपुरा है और ये है मिजोरम। ठीक है ना, तो ये 8 राज्यों को याद कर लीजिएगा। कर्क रेखा 23.5, ठीक है ना, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य, देखो 8 छोटे राज्य हैं, आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 8 राज्य मानचित्र में आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, आप ट्रिक के बारे में बोल रहे हैं तो ट्रिक आप खुद इसकी बनाइएगा, नहीं तो मेरे को अगर मालूम होगी तो मैं अभी मेरे को ट्रिक के बारे में कोई आइडिया नहीं। ठीक है ना, कभी मैंने खुद ट्रिक से नहीं पढ़ा है तो मैं आपको भी ट्रिक से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आप मानचित्र भारत एक छोटा सा है जिसमें 8 राज्य अपन, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व तक आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ झारखंड और झारखंड से लगा हुआ है यहाँ पश्चिम बंगाल और यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है वो इस साइड छूटता है, त्रिपुरा आ जाता है जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर बनाता है और मिजोरम आ जाता है जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों को उनको याद कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ कोर्स में भी मिल जाएंगे 8 राज्य। ठीक है, एक बार में सबको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। आप इसका जितना रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ये कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम जो कि भारत के म्यांमार से बॉर्डर बनाता है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा और मिजोरम जो कि बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। गुजरात जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, राजस्थान, तो ये पूरे के पूरे आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट और ले लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 21 जून। भारत में जो सबसे बड़ा दिन कहलाता है कर्क रेखा पर, वो कहलाता है कौन सा? 21 जून, जब सूर्य उत्तरायण होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य की रेखा एकदम खड़ी, परपेंडिकुलर, लंबवत जिसको बोलते हैं, लंबवत स्थिति में पृथ्वी पर गिरती हैं, वो जो दिन होता है वो 21 जून होता है, जो कि 21 जून सबसे बड़ा दिन कहलाता है। तो 21 जून का जो दिन है उसको जरूर याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होता है, वो सबसे बड़ा दिन कहलाता है, वो 21 जून कहलाता है। ठीक है ना, जो कि भारत की उत्तरायण स्थिति का सबसे सर्वोच्च बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरायण। सूर्य 21 जून को सूर्य की जो उत्तरायण स्थिति है उसका वो सर्वोच्च बिंदु कहलाता है 21 जून। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो कर्क रेखा के उत्तर की ओर जब जाते हैं, कर्क रेखा मतलब के भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है। तो भूमध्य रेखा से जब सूर्य उत्तर की ओर प्रवेश करता है तो क्या दिन बढ़ जाते हैं, दिन का समय जो है वो बढ़ जाता है, दिन की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, दिन की अवधि धीमे धीमे बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम, ठीक है ना, मार्च से अप्रैल की तरफ में जाते हैं, अप्रैल से मई की तरफ में आते हैं, मई से जून की तरफ में जाते हैं, तो दिन का समय बढ़ता चला जाता है और रात का समय कम होता चला जाता है। ठीक है, तो सूर्य क्या हो जाता है? फिर उत्तरायण हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दी के समय में सूर्य की रेखा तिरछी गिरती है तो अपनी ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, तो सितंबर के समय में जो सूर्य की स्थिति है वो मकर रेखा पर होती है। मकर रेखा जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित है 23.5। ठीक है ना, तो वो सितंबर में होती है। ठीक है ना, और सितंबर में
जो शरद शरद ऋतु है, हाँ, पृथ्वी के मूवमेंट के कारण होता है और मूवमेंट से ही वो आगे बढ़ता है। इसके बारे में अपन आगे जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, ये मैं आगे का आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना गौरव, ये मैं आगे का बता रहा हूँ, जब मैं आगे पढ़ेंगे जब उसके बारे में पूरा क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ दो ही टॉपिक मेरे को आपको बताने थे, ठीक है ना, भारत में अक्षांतरी और देशांतरी विस्तार और भारत में कर्क रेखा। तो ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे सभी को, ठीक है। आज की क्लास मेरे ख्याल से 1 घंटे की अपनी पूरी कंप्लीट भी होने वाली है। क्लियर हो गए? हाँ गौरव, आपके नाम से ही बनी है, आपका एक्चुअली इसमें नाम आपने अपना अपना डाला होगा तो बिल्कुल आपके नाम से बनी है, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ हाँ गौरव ही, मैं आपको गौरव ही बोल रहा हूँ, आपको गौरव ही बोल रहा हूँ। ये बताइए दिव्या, गौरव और पल्लवी, आज की क्लास में आपको कहीं पे भी कोई, जब से आप जुड़े हैं, ठीक है ना, सब थोड़े थोड़े, दिव्या सभी सही 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 सही, सही समय पर आई थी, गरिमा अब वो गौरव थोड़ा लेट आया था और पल्लवी भी थोड़ी लेट आई थी, ठीक है। हाँ दिव्या, ये बताइए, ये मैंने ये पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट आपको एमपीपीएससी और यूपीपीएससी के नहीं लगते हैं? यूपीएससी की क्यों? ये सारे ये डाउट, ये सब चीजें हैं, ये पूरी थ्योरी क्लास आपको पूरी की पूरी वही है आपकी, जो आपको एमपीपीएससी और यूपीएससी में थ्योरी, मतलब कि आपके अगर मेंस की तैयारी भी करेंगे तो मेंस में भी आपको थ्योरी में यही सब चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। आपको कहीं पे कोई डाउट है? क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी आपको? पहली क्लास थी मेरी, अच्छी लगी सभी को? तीनों बच्चे बताए मेरे को। तो आपके जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर आप ये बताइएगा कि क्लास में हमारी कैसी है, ठीक है ना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे हैं? क्लास के तुरंत आधे घंटे बाद में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया दिव्या? चलिए, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मेरी क्लास के बारे में बताएं, तो वो भी मेरी क्लास से जुड़ सकें, ठीक है। ठीक है दिव्या, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं, क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, 1 घंटा पूरा हो गया हमारा, पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो गए अपने। इसमें कोई भी डाउट हो आप डाउट क्लियर कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा, कल हम इस पे थोड़ा सा वर्बली में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। कल हम इसके आगे का चैप्टर लेंगे, ठीक है ना। इसके आगे भारत के का पूरा विस्तार, ठीक है, भारत की पूरी जितनी भी ये बॉर्डर्स हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश बॉर्डर को छूते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, इसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए टेक केयर, इवनिंग में मिलते हैं हम यूट्यूब की लाइव क्लास में, ठीक है। चलिए थैंक यू। यूट्यूब पे भी आया कीजिए दिव्या, यूट्यूब पे आया कीजिए, यूट्यूब पे जो लाइव क्लास होती है जिसमें कि मैं एमसीक्यू कवर करता हूँ, उस पर भी आया कीजिए आप, ठीक है। चलिए थैंक यू।